बीएड फर्स्ट ईयर, विषय हिंदी 201 ई, यूनिट 6। आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया के अनुदेशन शिक्षण को संक्षेप में समझाइए, अथवा उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ हिंदी शिक्षण के संदर्भ में बताइए। उत्तर, औपचारिक शिक्षण तथा अनुदेशन का तात्कालिक लक्ष्य छात्र की समस्या तथा कठिनाई को ही करना होता है तथा अंतिम लक्ष्य छात्रों में स्वामित्व अधिगम में सहायता प्रदान करना है तथा प्रभावशाली अनुदेशन विधि का विकास करना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा निदान उपचार ही प्रत्येक अवस्था पर प्रयोग की जाती है। उपकारी प्रक्रिया शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के मुख्य लक्ष्य अधिगम में सहायता प्रदान करता है। इसे चार्ट के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इस चार्ट में यह स्पष्ट होता है कि उपचारात्मक प्रक्रिया प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 शिक्षण प्रक्रिया, इसमें नंबर 1 है अनुवर्ग शिक्षण, नंबर 2 है स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना। नंबर 2 अनुदेशन प्रक्रिया, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन तथा समायोजन की प्रविधियाँ। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षा के छात्रों को पुनर्शिक्षण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुवर्ग शिक्षण में छात्रों की अधिक कठिनाई को हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। अनुवर्ग शिक्षण इसको प्रभुत्ववादी तथा प्रजातंत्रवादी दो प्रकार की आयु मानते हैं। व्याख्या शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को शिक्षा से हल कराने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए कक्षा को छोटे छोटे सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। एक अनुवर्ग को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है। वह शिक्षक अपने अनुवर्ग की सभी अध्ययन संबंधी कठिनाइयों के समाधान में सहायक करता है। इस प्रकार के शिक्षण अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। इसमें उपचारात्मक विधियों का प्रयोग होता है। सिद्धांत, इसको प्रमुख सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता का है। छात्र शिक्षक का संपर्क निकट का होता है। छात्रों को शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। व्यक्तिगत कठिनाइयों के समाधान का शिक्षण में अवसर मिलता है। औपचारिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार, प्राय 3 प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाती है। पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण, इसमें छात्रों तथा शिक्षक नियमित रूप से मिलते हैं। छात्र निबंधों को पढ़ते हैं और उन पर शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। यह आयु प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें पाठ्य वस्तु की गहनता तथा स्वामित्व को अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, इस प्रकार का शिक्षण सामान्य स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसमें सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि होना आवश्यक होता है। शिक्षक को सामूहिक गतिशीलता का बोध होना चाहिए। प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण, इनको सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक किया जाता है। इसके लिए छात्रों को प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि में कार्य करना पड़ता है। इसके द्वारा शारीरिक कौशल का विकास किया जाता है। इसका प्रयोग प्रौढ़ों के लिए भी प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। अनुवर्ग शिक्षण आयु की सहायता से ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च स्तरों के उद्देश्यों की प्राप्ति भली प्रकार की जा सकती है। उपयोग, इस आयु के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत शिक्षण की दृष्टि से एक बहुमूल्य विधि समझी जाती है। नंबर 2 शिक्षक को औपचारिक शिक्षण से अभाव की पूर्ति भी की जा सकती है। नंबर 3 छात्र के पूर्व ज्ञान से अभाव की पूर्ति भी की जा सकती है। छात्र को अपनी कठिनाइयों के समाधान का अवसर मिलता है और निष्पत्ति स्तर बढ़ता है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति अधिगम रूप में की जा सकती है। सीमाएं, शिक्षक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और सभी छात्रों की कठिनाइयों में रुचि नहीं लेते हैं। नंबर 2 अधिक बोलने वाले छात्र अन्य छात्रों को अवसर नहीं मिलने देते हैं। नंबर 3 एक शिक्षक सभी विषयों को कठिनाइयों के समाधान में सक्षम नहीं होता है, अपने विषय में अधिक रुचि लेता है। कक्षा के वर्गों में स्पर्धा की भावना का विकास हो जाता है। सुझाव, सामान्य योग्यता अथवा एक ही कठिनाई वाले छात्रों को एक वर्ग में रखना चाहिए। शिक्षक को निष्पक्ष रूप से अनुवर्ग शिक्षण
करना चाहिए। शिक्षक को जिस विषय में रुचि हो उसके कमजोर छात्रों को शिक्षण के लिए दिया जाना चाहिए। छात्रों के अनुवर्ग बनाते समय विषय की कठिनाइयों को प्रधानता देनी चाहिए। एक ही शिक्षक को सभी विषयों की कठिनाइयों का उत्तरदायित्व नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अब आगे को लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होने हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। धीरे धीरे किताब भी हमारी पूर्ण होने की तरफ जा रही है। धन्यवाद।